हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधांशु स्वागत करता हूं आपका आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक वीडियो लेक्चर सीरीज जो बेस आपके बीए प्रोग्राम के फर्स्ट सेमेस्टर की भारत का इतिहास प्रारंभिक काल से 300 सीई तक, हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम ईयरलिस्ट टाइम्स अप टू 300 सीई नाम की एक इम्पोर्टेंट किताब पर, जो कि आपका डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर कोर्स यानी कि आपका डीएससी फर्स्ट माइनर पेपर का सब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर या किसी और यूनिवर्सिटी से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो सीरीज आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है, क्योंकि इसमें हम हर चैप्टर को सिंपल भाषा में समझेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक डाउन करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर, एनसीवैब एंड अदर किसी के भी सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं आसानी से, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ बीए प्रोग्राम के पहले सेमेस्टर की हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम ईयरलिस्ट टाइम्स अप टू 300 सीई सब्जेक्ट के यूनिट नंबर 4 के इस वीडियो लेक्चर में। इससे पहले की वीडियो में हमने यूनिट नंबर 3 के इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए थे, और आज की वीडियो में हम हमारे यूनिट नंबर 4 वैदिक और महापाषाण संस्कृतियों के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट, हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद भारत की भूमि पर एक नई सांस्कृतिक धारा प्रवाहित हुई, वैदिक सभ्यता। तो यही वो समय था जब ऋग्वेद के मंत्र गूंजे, और जब लोहे की धातु ने खेती को बदला, और जब समाज की नींव रखी गई, और इसी दौर में दक्षिण भारत में विकसित हुई एक महापाषाण संस्कृति। तो आइए जानते हैं इस युग को। तो इस चैप्टर की जो हम शुरुआत कर लेते हैं, वो हम सबसे पहले एक छोटी सी प्रस्तावना से कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक छोटी सी प्रस्तावना देख लेते हैं। प्रस्तावना में हम देखेंगे, सिंधु सभ्यता के पतन के बाद भारत में वैदिक संस्कृति का उदय हुआ। वैदिक संस्कृति का ज्ञान हमें वेदों और अन्य ग्रंथों से मिलता है। तो जो उत्तर भारत में आर्यों का आगमन हुआ, वो वैदिक संस्कृति के विकास से ही हुआ। और ये जो हमें साक्ष्य देखने को मिलते हैं कि हमें सिंधु घाटी के पतन के बाद मिलते हैं, यानी कि सिंधु घाटी के पतन के बाद उत्तर भारत में आर्यों का आगमन और वैदिक संस्कृति का विकास हुआ। और इस काल को हम दो भागों में बांटकर देखते हैं। तो ये जो हमारा काल है, ये हमारा दो भागों में बटा है। पहला हमारा ऋग्वैदिक काल, जो कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक चला। सेकंड हमारा उत्तर वैदिक काल, जो कि हमारा 1000 से 600 ईसा पूर्व तक चला। इसी दौरान दक्षिण भारत में महापाषाण संस्कृति विकसित हुई। साथ ही साथ ये तो हमारे जो वैदिक संस्कृति थी, ये तो हमारी विकसित हुई थी, इसी के साथ जो दक्षिण भारत था उसमें महापाषाण संस्कृति भी एक तरफ विकसित हो रही थी। तो ये था हमारा एक छोटी सी प्रस्तावना। प्रस्तावना के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो हमारा आता है ऋग्वेद का। तो अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं ऋग्वेद का, जो कि हमारा सबसे प्राचीन वेद है। तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद 1028 सूक्त। तो जो हमारा सबसे प्राचीन वेद, जो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, वेद हमारे चार वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। तो इनमें जो सबसे प्राचीन वेद है वो हमारा ऋग्वेद है, और ऋग्वेद में हमें 1028 सूक्त देखने को मिल जाते हैं। इसमें देवताओं की स्तुतियां है, इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम। तो इसमें हम देवताओं की स्तुतियां लिखी हुई है ऋग्वेद में। इसमें चार मुख्य देवताओं की स्तुतियां लिखी गई है। पहले हमारे इंद्र, सेकंड हमारे अग्नि, थर्ड हमारे वरुण और फोर्थ हमारे सोम। तो ऋग्वेद से हमें उस समय की समाज, अर्थव्यवस्था और धर्म की जानकारी मिलती है। तो स्टूडेंट, जो ऋग्वेद है वो हमें हमारे वैदिक काल के समाज, उसकी अर्थव्यवस्था और जो धर्म का प्रत्यक्ष चित्र है, वो हमें ऋग्वेद में देखने को मिल जाता है। तो स्टूडेंट, कल्पना कीजिएगा, हजारों साल पहले जब कोई लिखित इतिहास नहीं था, तब ऋग्वेद के मंत्री उस युग की आवाज बने। तो यही था हमारा ऋग्वेद। ऋग्वेद के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो हमारा आता है ऋग्वैदिक काल के बारे में। तो जो ऋग्वैदिक काल है हमारा, वो हमारा 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक चला। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था की। तो उस समय की जो अर्थव्यवस्था थी उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो जीवन मुख्यतः पशुपालन पर आधारित, खेती भी होती थी, जौ और गेहूं, विनिमय बार्टर प्रणाली, लूट और युद्ध से भी संसाधन प्राप्त। तो उस समय की जो अर्थव्यवस्था थी वो मुख्यतः पशुपालन पर आधारित अर्थव्यवस्था थी। उस समय खेती भी या कृषि भी की जाती थी, जिसमें जौ और गेहूं की जो खेती थी वो मुख्यतः प्रसिद्ध खेती थी। और इस समय जो विनिमय प्रणाली या बार्टर प्रणाली है, जिसे हम लेन देन विनिमय प्रणाली भी कहते हैं, तो उससे हमारी जो लेन देन होता था वो भी हमारा इस समय में शुरू हो गया था। और जो युद्ध और लूट से भी संसाधन हमें देखने को इस समय मिल जाते हैं।
तो यही थी हमारी ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है ऋग्वैदिक समाज का। अब हम बात कर लेते हैं उस समय के समाज के बारे में। तो परिवार समाज की मूल इकाई, पितृसत्तात्मक अवस्था, स्त्रियों को सम्मान और शिक्षा का अधिकार। तो उस समय जो परिवार था वो एक समाज की इकाई के रूप में देखा जाता था। और उस समय जो पितृसत्तात्मक व्यवस्था थी वो बहुत ही उच्च लेवल पर हमें देखने को मिलती है। और इस समय जो महिलाओं का सम्मान और उनको शिक्षा का अधिकार था वो बहुत ही कम था। तो आप एक तरीके से मान सकते हैं इस समय जो पुरुषों की जो जीवन व्यवस्था थी वो थोड़ी उच्च थी, लेकिन जो स्त्रियों की जीवन व्यवस्था थी वो थोड़ी हमें कम देखने को मिलती है। समाज वर्णों में बट रहा था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, लेकिन अभी कठोर नहीं। तो इस समय में जो समाज था वो चार भागों में, चार वर्णों में बट गया था। फर्स्ट हमारे ब्राह्मण, सेकंड क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन जो ये समाज बटा था, ये जो वर्णों के आधार पर जो बटा था, ये इनके कार्यों के आधार पर बटा था। लेकिन इस समय जो समाज बटा था, जो वर्ण थे ये कठोरता से अभी अपनाए नहीं गए थे। आगे जाकर ये बहुत ही कठोर रूप से अपनाए जाने लगे। तो ये था हमारा ऋग्वैदिक समाज। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ऋग्वैदिक राज्य व्यवस्था का आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे ऋग्वैदिक राज्य व्यवस्था। उस समय की राज्य व्यवस्था कैसी थी? तो जनजातीय शासन था, राजा राजन होता था पर पूर्ण सत्ता नहीं। तो उस समय जो शासन था वो जनजातीय था, राजा को राजन कहा जाता था पर ये एक सर्वशक्तिमान नहीं होता था। साथ ही यहाँ पर सभा और समिति जैसी जनसभाएं भी हमें देखने को मिलती है। और राजाओं का चुनाव भी कभी कभी होता था। तो जो राजा थे वे कभी कभी चुने जाते थे, लेकिन ये आनुवंशिक तौर पर भी होते थे। तो यही था हमारी ऋग्वैदिक राज्य व्यवस्था। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ऋग्वैदिक धर्म का आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं उस समय के धर्म की। तो इसमें सबसे पहले प्रकृति पूजक थे सूर्य, अग्नि, वायु, इंद्र। तो इस समय प्रकृति की पूजा की जाती थी, जिसमें सूर्य, अग्नि, वायु, इंद्र को प्रमुख रूप से देखा गया है। और साथ ही साथ यहाँ पर यज्ञ और हवन का बहुत महत्व हमें देखने को मिलता है। और मूर्ति पूजा यहाँ पर नहीं थी। तो इस समय जो पूजा होती थी उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी मूर्ति नहीं होती थी। तो स्टूडेंट यही था हमारा ऋग्वैदिक धर्म। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट था वो हमारा आया उत्तर वैदिक काल। अब हम बात कर लेते हैं हमारे उत्तर वैदिक काल के बारे में, जो कि हमारा 1000 से 600 ईसा पूर्व के बीच तक चला। तो सबसे पहले स्रोत की बात कर लेते हैं। जो हमारा उत्तर वैदिक काल है इसके स्रोत हमें कहाँ से देखने को मिलते हैं? तो इसके स्रोत हमें यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद, यानी कि जो हमारे तीन वेद बचे, उन तीनों वेद से हमें उत्तर वैदिक काल के स्रोत देखने को मिल जाते हैं। इसी के साथ साथ ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद में भी हमें इसके जो साक्ष्य है वे देखने को मिले हैं। तो यही थे हमारे स्रोत उत्तर वैदिक काल के। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो हमारा आता है उत्तर वैदिक और लोह युग और प्रभाव। तो अब हम बात कर लेते हैं उत्तर वैदिक लोह युग और प्रभाव के बारे में। तो लोहे के उपयोग से कृषि का विस्तार, जंगल साफ करके नए गांव और बस गए, उत्पादन बढ़ा। तो स्टूडेंट अब जो खेती थी, जो था उसमें जो हलों का प्रयोग किया जाने लगा, वो लोहे के औजारों का या लोहे के हलों का प्रयोग उस समय होने लगा। तो इससे क्या हुआ? इससे उत्पादन भी बढ़ा और जंगलों को काटकर एक नए गांव या एक नगर के रूप में भी स्थापित किया गया, जिससे कि जो उत्पादन है वो बहुत ही उच्च सीमा तक पहुंच गया था। तो यही था हमारा लोह युग और प्रभाव। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है उत्तर वैदिक अर्थव्यवस्था। तो अब हम बात कर लेते हैं उत्तर वैदिक अर्थव्यवस्था के बारे में। तो जो अर्थव्यवस्था थी उसमें खेती मुख्य धंधा थी, जिसमें धान, गेहूं, गेहूं ये हमारे मुख्य रूप से उगाए जाते थे। व्यापार और सिक्कों का प्रयोग इस समय होने लगा था, यानी कि दोनों प्रकार के व्यापार, बाह्य और अ, आंतरिक दोनों प्रकार के व्यापार होते थे। साथ ही यहाँ पर शिल्प और धातु उद्योग भी इस समय स्थापित कर दिए गए हैं, यानी कि जो कला थी उसको भी एक चरम सीमा तक पहुंचाया गया था। तो यही था हमारा उत्तर वैदिक अर्थव्यवस्था। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है उत्तर वैदिक राजव्यवस्था। तो अब हम बात कर लेते हैं उस समय की राजव्यवस्था के बारे में। उस समय की राजव्यवस्था कैसी थी? तो राज्य की शक्ति बढ़ी, वह लगभग सर्वशक्तिमान हुआ। स्थायी सेना और कर प्रणाली। तो जैसे कि हम देखते हैं हमारे जो पहले के काल थे उसमें जो राजा होता था वो सर्वशक्तिमान नहीं होता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में जो राजा था वो लगभग सर्वशक्तिमान के बराबर हो गया। और इस समय एक स्थायी सेना भी स्थापित हो गई और कर प्रणाली को भी इस समय, यानी कि जो टैक्स प्रणाली है उसको भी इसी समय पे शुरू कर दिया गया था। साथ ही यहाँ पर कुछ गणराज्य भी उभरे, जैसे कि वैशाली, कपिलवस्तु। ये ऐसे कुछ गणराज्य थे जो इसी समय में उभरे। तो यही था हमारा उत्तर वैदिक राज्य व्यवस्था। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा था उत्तर वैदिक समाज का। अब हम बात कर लेते हैं उत्तर वैदिक समाज के बारे में। वर्ण व्यवस्था कठोर हुई, यानी कि जो समाज जो चार भागों में बांटा गया था
ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र वाले भागों में। तो उसमें जो ये वर्ण व्यवस्था थी ये थोड़ी कठोर हो गई, पहले के समय में इतनी कठोर नहीं थी, लेकिन अब ये बहुत ही व्यवस्था कठोर कर दी गई। साथ ही स्त्रियों की जो स्थिति थी वो और ज्यादा गिर गई, यानी कि बाल विवाह वगैरह ये इस समय प्रचलित थे, और गोत्र और विवाह संबंधी के जो नियम है वे बनने लगे। तो जो आज के टाइम में हम जो गोत्र मिलाते हैं विवाह से पहले, वो जो ये नियम थे ये हमारे उसी समय के बने हुए थे। तो यही थे हमारे उत्तर वैदिक समाज। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है उत्तर वैदिक धर्म का। अब हम बात कर लेते हैं उत्तर वैदिक धर्म के बारे में। तो इसमें हमारा यज्ञ की जो जटिलता थी वो बढ़ी, यानी कि जो यज्ञ था वो अब सिंपल तरीके से नहीं होता था, उसमें बलि वगैरह भी प्रचलित हुई। साथ ही साथ कर्मकांड प्रधान हुआ, और उपनिषदों में आत्मा, परमात्मा और मोक्ष की जो अवधारणा है वो देखने को हमें मिल जाती है। साथ ही कुछ नई धार्मिक अवधारणाएं भी आई जिन्होंने बाद में बौद्ध और जैन धर्म के उदय का जो मार्ग था वो प्रशस्त किया। तो स्टूडेंट, जहाँ एक और लोग बड़े बड़े यज्ञों में व्यस्त थे, वही जंगलों में ऋषि आत्मा और परमात्मा का रहस्य समझ रहे थे। तो यही था हमारा उत्तर वैदिक धर्म, और यही था हमारा कंप्लीट उत्तर वैदिक काल। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो अब हम ओवरऑल पूरे चैप्टर का एक छोटा सा निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष में हम देखेंगे, वैदिक काल ने भारत के समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीति की नींव रखी। ऋग्वैदिक काल सरल और ग्रामीण था, जबकि उत्तर वैदिक काल नगरीकरण और जटिल समाज की ओर बढ़ा। तो स्टूडेंट, जो वैदिक काल था उसने भारतीय समाज की नींव तो रखी, और जो ऋग्वैदिक काल था उसने सरल और ग्रामीण जीवन बताया, और जो उत्तर वैदिक काल था उसने नगरीकरण और जटिल समाज को दर्शाया। इसी काल में दक्षिण भारत में महापाषाण संस्कृति, जो कि बड़े पत्थरों से कब्र बनाना, लौह उपकरणों का प्रयोग, ये हमारी संस्कृति विकसित हुई। और ये जो काल था ये आगे चलकर जनपद और महाजनपद काल की जो भूमिका है वो तैयार करता है। तो यही दौर जो आगे चलकर जनपद और महाजनपद युग का आधार बना। तो स्टूडेंट, यही था हमारा वैदिक और महापाषाणिक संस्कृतियां, जो कि सिर्फ एक प्राचीन इतिहास ही नहीं है, बल्कि ये हमारी वो कहानियां हैं जिन्होंने भारतीय सभ्यता की नींव डाली। अगर हड़प्पा हमें शहरी जीवन सिखाता है, तो जो वैदिक युग है वो हमें संस्कृति और आध्यात्म की धारा से जोड़ता है। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ हमारी यूनिट नंबर 4 कंप्लीट होती है। तो यही थी हमारी 4th यूनिट, जिसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको शॉर्ट्स में एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को ये पीडीएफ या नोट्स चाहिए होंगे, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको ये पीडीएफ या नोट्स मिल जाएंगे। एंड अगर किसी भी स्टूडेंट का किसी भी तरह का कोई भी डाउट या किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी होती है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में या हमारे इंस्टा पेज को फॉलो करके भी पूछ सकते हैं। डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। और अगर आपको ये लेक्चर उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगले अध्याय के लिए तैयार रहिएगा, जहां हम बात करेंगे हमारी 5th यूनिट के बारे में। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।